हेलो गाइड। चलिए यार, आज आपका बैंकिंग कंपनी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 बताते हैं। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज आपका 1 बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटिंग शेड्यूल ऑफ बैंकिंग कंपनी आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी प्रेजेंट शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16। 13, 14, 15 और 16 शेड्यूल बनाने हैं आपको। क्लियर। अब एक बात अपने माइंड में एकदम ध्यान सुनिए। देखिए, आपका शेड्यूल 13 और 14 बैंक का इनकम से रिलेट करता है। 13 और 14 क्या चीज से रिलेट करता है? बैंक के इनकम से, ठीक है। अब देखिए बच्चा कि बैंकिंग में दो तरीके का इनकम होता है। सबसे पहला बैंक का इनकम जो 13 होता है शेड्यूल 13 में, वह आपका होता है प्राइमरी इंटरेस्ट अर्न। क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न। बैंक को कहां कहां से इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक को कहां कहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, वह सारा आपका शेड्यूल 13 में जाएगा। सारा कहां जाएगा? आपका शेड्यूल 13 में जाएगा। क्लियर। अब एक बात देखिए, सबसे पहला आपका कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। यहां पे इनकम आ रहा है ना। क्लियर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, किसी को एडवांस दिया है, नगद उधार दिया है, ओवरड्राफ्ट किए उसके कस्टमर, तो वहां से बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक को इंटरेस्ट क्या हो रहा है? मिल रहा है। 2 साल का आपका इंफॉर्मेशन दिया, 2013 और 14। आपके बुक में हो सकता है डेट कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यह इनकम इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रहा है। तो 13 और 14 दोनों साल का बनाएंगे, तो यहाँ पे यह शेड्यूल 13 में जाएगा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा हुआ बना के। देखिए, इंटरेस्ट अर्न एडवांस कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में लिखा हूं बच्चे। तो 2013 में था 189.18 और 2014 में था 210.41। मैंने लिख दिया। क्लियर। क्योंकि यह बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा था। यहाँ बैंक को इंटरेस्ट क्या हो रहा था? मिल रहा था, ठीक है। चलिए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब एक बात समझिए, क्या होता है कि आपका बैंक का, हम लोग 11th में पढ़े थे। 11th में क्या पढ़े थे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे ना 11th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। अब 11th में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि मतलब आपका बैंक बिल्स को क्या करता है? बिफोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या करता है? डिस्काउंट करता है। और जिसके लिए बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है, बैंक उसके लिए क्या लेता है? डिस्काउंटिंग चार्ज रिसीव करता है ना। 18%, 15% हमने पढ़ा था। तो यह भी बैंक का एक सोर्स ऑफ इनकम है जो इंटरेस्ट जनरेट करता है। इंटरेस्ट रिसीव करते हैं बैंक में। दो दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ आपका 70.02 और 80.29। चलिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड, यहाँ पे 70.02 और 80.29। क्लियर। इंटरेस्ट का सोर्स है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैलेंस विथ आरबीआई एंड अदर बैंक। क्या होता है ना, कॉमर्शियल बैंक अपना सेविंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में या किसी दूसरे बैंक के पास अगर रख रहे हैं, तो वहां से उनके सेविंग पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट के फॉर्म मिलता है। तो यह भी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना। तो इंटरेस्ट अर्न यह भी शेड्यूल 13 में जाएगा। यह भी शेड्यूल किस में जाएगा? 13 में जाएगा। और हमने यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड बैलेंस विथ आरबीआई अदर बैंक। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था अमाउंट वो मैंने लिख दिया। अब देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी एक बात एकदम ध्यान से सुनी बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, बैंक ने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, और जहां से बैंक को इनकम जेनरेट हो रहा है, जहां से बैंक को इनकम जेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यह आपका जाएगा शेड्यूल 13 में। 121.20 और 150.30 था यहाँ पे।
चलिए देखिए यहाँ पे लिख दिए और टोटल निकाले तो 2013 में बैंक का इंटरेस्ट अर्न 421.2 था, ठीक है। और 2014 में 478 478.5 है लिखा हुआ यार, थोड़ा क्लियर से लिखेगा 478.5। यहां से आपका इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल 13 कंप्लीट हो गया। अगर आपको डाउट लग रही है वीडियो को वापस प्ले बैक करके देखिए, ठीक है। चलते हैं बैंक का शेड्यूल 14 अदर इनकम। अभी एक बात समझिए बच्चे, अदर इनकम क्या होता है। देखिए बैंक को वह इनकम जो आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं हो, बैंक इंटरेस्ट से पैसा कमाने के अलावा कुछ और तरीके से पैसा कमाती है। कमीशन रिसीव की, ब्रोकरेज रिसीव की, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट की, प्रॉफिट में कोई एसेट्स को बेच दी। तो बैंक के बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम हैं जो इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं रहते, ठीक है। तो वह सारा इनकम हम लोग शेड्यूल 14 में लिखेंगे। शेड्यूल कहाँ लिखेंगे? 14 में। चलिए देखिए आपके क्वेश्चंस पे लिखा हुआ कह रहा है कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज। क्या किया? बैंक कमीशन ले रहा है, ब्रोकरेज ले रहा है और एक्सचेंज चार्ज रिसीव करता है। तो यहाँ पे 43.25 लिखा हुआ 13 का और 14 का लिखा हुआ 52.75। मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है लिख दिए ना बच्चा। जानते हैं टाइम बर्बाद ना हो, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना बने, इसलिए बस बना करके पहले समझा रहा हूँ। इस अगर बनाते रहूंगा तो उससे वीडियो क्या होता है, ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर उसके बाद आपका कह रहा था, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कह रहा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैंक ने अपना इन्वेस्टमेंट को बेचा और उससे उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इनकम है बैंक का, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों का अमाउंट जो था लिख दिया। अब लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया तो हम चाहते तो इंटर कॉलम में भी हम अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है तो माइनस का सिंबल दे करके हमने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिया। यहाँ पे आपका यह ब्रैकेट में दोनों क्लियर क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद था आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करके लिख दिए। कह रहा था प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, कह रहा था ना प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, क्या और फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज किया, ट्रांजैक्शन हुआ जिससे बैंक को पैसा कमाया। तो यह दोनों मतलब इनकम भी आपका मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। 15.25 और 21.65 मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद बात करें आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड एसेट्स, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यह दोनों को भी मैंने लिख दिया, दोनों साल का इंफॉर्मेशन लिख दिए ना। अब देखिए आपका यहां तक सारा बैंक का इनकम मैंने कंप्लीट कर दिया। 13 शेड्यूल में इंटरेस्ट और 14 में अदर इनकम को कर दिया मैंने टोटल। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लग रहा है ना बच्चे की वीडियो सपोर्टिव है, आपका हेल्प हो गया, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए चैनल को। यार आपके फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं और वो भी आपके सिलेबस के चैप्टर वाइज। तो फायदा है ना, लोगों को शेयर कीजिए, एक सपोर्ट आपकी तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 15 और 16 के बारे में बात करें। देखिए 15 शेड्यूल के बारे में बात करें बच्चे, क्या होता है ना, बैंक जहां जहां इंटरेस्ट एक्सपेंड करता है, बैंक का शेड्यूल 15 और 16 खर्चा को रिप्रेजेंट करता है, बैंक के एक्सपेंसेस को। जिस तरीके से 13 और 14 इनकम को न रिकॉर्ड करता है, उसी तरीके से 15 और 16 शेड्यूल खर्चा को रिकॉर्ड करता है। क्या चीज को रिकॉर्ड करता है? एक्सपेंसेस को। अब शेड्यूल 15 जो है बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंड करता है। क्या करता है? इंटरेस्ट एक्सपेंड करता है कि बैंक ने कहां कहां ब्याज दिया, कहां कहां इंटरेस्ट खर्च कर रहा है। अभी एक बात अपने मन में सोचिए,
बैंक को कहां कहां इंटरेस्ट देना पड़ता होगा, अगर पब्लिक पैसा डिपॉजिट कर दिया है, कहीं से बैंक ने लोन लिया है, वहां ब्याज देना पड़ता होगा, वही सब है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करेंट डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग, बैंक भी उधार लेता है तो वहां पे इंटरेस्ट पेड करता है, तो वह सारा इंटरेस्ट बैंक जो पेड कर रहा है वह शेड्यूल 15 में जाएगा। वह शेड्यूल कहां जाएगा? 15 में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, वह लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए, बैंक को भी अगर पैसा का जरूरत होता है बच्चे, बैंक को भी अगर पैसे का जरूरत रहेगा तो बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फिर दूसरे कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है, ठीक है। तो भाई उधार लिया तो बैंक बोलेगा ना कि भाई ब्याज दो, उधार दिया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट उनको भी पेड करना पड़ता है। तो यह आपका शेड्यूल 15 में चला गया। टोटल करके हमने यहाँ पे लिख दिया आपको, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब होता है 16। देखिए, बैंक को ऑपरेट करने के लिए डेली आपका एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंड के अलावा खर्च है वह आपका 16 में चला आता है। दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्लियर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। यहां पे आपका पेमेंट टू एम्प्लॉय दिया हुआ था 111.85, क्लियर, और 131.20, तो मैंने दोनों को लिख दिया। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो लॉन्ग वाला था, शेड्यूल 13, 14, 15 और 16 बनाने बोल रहा था, मैंने वो बना दिया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 और पूरा बताऊंगा, शेड्यूलिंग भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें बनाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। और लग रहा है ना बच्चे की सही में सजेस्टफुल चैनल है, तो यार शेयर कीजिए, बिना शेयर किए हुए मानिए ही नहीं। नहीं भाई, कॉमर्स का फ्रेंड है, पक्का सर का वीडियो देखना ही देखना है। आर्या कॉमर्स कैरियर, पटना जा रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस चाहते हो, आर्या कॉमर्स कैरियर ही ज्वाइन करो। चीपेस्ट रेट, बेस्ट एजुकेशन मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए गाइज, आपकी यह स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 2 है, आपके बुक का प्रॉब्लम नंबर 2 है। देखिए मैंने किस तरीके से शेड्यूलिंग लिख रखा है यार। देखिए एक बात बता रहे हैं, क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन आपके बुक में बहुत ज्यादा रहेंगी और आपको कैटेगराइज्ड करना रहेगा कि कौन सा शेड्यूल 13 में जाएगा, 14 में जाएगा, 15 में जाएगा, 16 में जाएगा, और आपको कैटेगराइज्ड करना होगा, ठीक है। तो आपके पास भी क्वेश्चंस जब आते हैं तो पेंसिल से आप कैटेगराइज कर लो, इससे क्या होगा, बनाने में आपको आसानी होगा। आपको लगेगा क्या चीज, चलो यार पहले कैटेगराइज छाट लो, अब फिर आराम से लिखते चलो, आपको बार बार रिपीट करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यह आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है और कह रहा है यहाँ पे आपको कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आपके बुक में डेट कुछ और हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, और अच्छे से फॉर्मेट के साथ में। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। शेड्यूल अकाउंट 13, 14, 15 और 16 भी बनाने हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए आपका 13, 14, 15 और 16 यह शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे ना। चलिए देखिए, सबसे पहला शेड्यूल 13 जैसा कि बताए थे कि इंटरेस्ट अर्न के लिए होता है, जहां जहां से इंटरेस्ट आता है बैंक को, क्लियर, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। कह रहा है पहला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, बैंक ने किसी को लोन दिया था, अब उस पे इंटरेस्ट वसूल रहा है, तो इनकम हुआ ना बैंक का। तो यह आपका शेड्यूल 13 में 5,18,000 लिखाएगा, क्लियर। यह देखिए मैंने यहाँ पे पहले से बना करके रखा हुआ है, क्लियर। ये देखिए शेड्यूल 13 मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है, क्लियर।
जैसे देखिए सबसे पहले था आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, बैंक ने किसी को लोन दिया और वहां से बैंक को इंटरेस्ट आया, तो यह आपका शेड्यूल 13 में चला गया। क्लियर, 13 शेड्यूल हमने बनाया है, वहां पे मैंने मेंशन करा है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद था आपका नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन में 13 शेड्यूल और कहां दिख रहा है लिखा हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट था, जो मैंने 15 लिख चुका था, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर करवाएंगे और बैंक को ब्याज उस पे देना होगा, लेना नहीं है। ठीक है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव का पार्ट नहीं, वो अदर इनकम का पार्ट है, तो 14 में। सैलरी एंड अलाउंसेस खर्चा है तो 16 में। ठीक है, फिर यहां देखिए आपका डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि बैंक बिल डिस्काउंटेड करते समय इंटरेस्ट चार्ज करती, जो बैंक का इनकम होता है। ठीक है, अब अगर आपके क्वेश्चन में रिबेट दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ रहेगा, रिबेट। रिबेट का मतलब है कुछ पैसा छोड़ देना। अब बच्चा यार इंटरेस्ट बिल डिस्काउंटेड पे बैंक ले रहे, ठीक है, और रिबेट देने के कारण से कुछ पैसा इनकम का बैंक का कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड तो 13 में जाएगा, 13 में जाएगा, 13 शेड्यूल में। लेकिन अगर आपका रिबेट दिया हुआ रहेगा तो रिबेट आप माइनस कर दीजिएगा, रिबेट को आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया है, देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन बिल डिस्काउंटेड 3,90,000 दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिबेट भी दे रखा था 98,000 का, मैंने बिल डिस्काउंटेड से रिबेट को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो आया वह हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इंफॉर्मेशन को देखते हैं और वैसे समझते चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 13 शेड्यूल कहां दिख रहा है यार, बिल डिस्काउंटेड के बाद हम लोग को दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट, बैंक ने किसी को नगद उधार दिया था, अब उस पे ब्याज रिसीव कर रहा है। क्लियर, बैंक ने नगद किसी को उधार दिया था, अब उस पे ब्याज रिसीव कर रहा है 4,46,000 का, 4,46,000 है ना, तो यहाँ पे यह भी बैंक का इनकम हो गया, शेड्यूल 13 में जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए इसको लिख रखा है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट 4,46,000, यह भी बैंक का पार्ट ऑफ इनकम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट। देखिए आमतौर पे करेंट अकाउंट पे ब्याज नहीं दिया जाता है। देखिए करेंट अकाउंट प्रोप्राइटर बेस्ड अकाउंट होता है। क्लियर, और बैंक बस सेफ्टी के लिए रखी रहती है कि पैसा उनका सिक्योर रहे, लेकिन कभी कभी करेंट अकाउंट से ओवर ड्रॉन का फैसिलिटी भी रहता है, मतलब प्रोप्राइटर करेंट अकाउंट से जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है उससे ओवर ड्रॉन भी कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी उस पर रहता है, तो बैंक उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती, बोलती देखो करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उसमें डिपॉजिट है तो ब्याज हम लेंगे, अगर ओवर ड्रॉन किया हुआ है तो कुछ एडिशनल चार्ज है, कुछ भी तो वह लेती है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट इनकम हो जाएगा 84,000, यह आपका शेड्यूल 13 में जाएगा। देखिए मैंने लिखा है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट 84,000। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट उसका पॉइंट चलते हैं। कह रहा है उसके बाद रेंट रिसीव्ड तो करेंट में नहीं जाएगा बच्चा, खर्चा है। फिर कर था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ने ओवरड्राफ्ट जारी किया, लोन दिया हुआ है, जिसको क्रेडिट कार्ड दिया होगा ना बच्चे, वह ओवरड्रॉन किए होंगे, करेंट अकाउंट वाले भी ओवरड्रॉन कर सकते हैं। तो जो लोग ओवरड्राफ्ट किए, समझिए पहले मेरी बात को ध्यान से, बैंक से ओवरड्राफ्ट वही कर सकते हैं जिनका बैंक में अकाउंट होगा। अभी यार अगर मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है तो हम बैंक को ओवरड्रॉन नहीं कर सकते हैं। ओवरड्रॉन करने के लिए, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी के लिए यह जरूरी है कि बैंक में आपका अकाउंट हो, बैंक में आपका अकाउंट हो, और जब आप अपने अवेलेबल बैलेंस से
ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, जिसको क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम बैंक बोलता है कि हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी सिस्टम सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे ओवरड्राफ्ट जितना बैंक से करा है उस पे ब्याज लिया जाता है, तो वह भी आपका शेड्यूल 13 में जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 3,08,000। अब आपका शेड्यूल 13 के टोटल अमाउंट को सम करते हैं तो 16,48,000 आता है, 16,48,000 आएगा। क्या आपका यहां तक शेड्यूल 13 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बच्चे यार एफर्ट कर रहे हैं, आपके हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं। रिक्वेस्ट है जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक दो जो भी कॉमर्स फ्रेंड आपके कांटेक्ट में उनको शेयर कीजिए। यह हमारे लिए एक रिवॉर्ड होगा, और रिवॉर्ड में क्या, काम करने में अच्छा फील होगा, लगेगा आपके लिए और इंटरेस्टिंग, और एफर्ट लगा के वीडियो बनाओ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा सकूं। चलिए शेड्यूल 14 में चलते हैं, अदर इनकम। ध्यान दीजिए, शेड्यूल 14 अदर इनकम से रिलेटेड रहता है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड को छोड़ करके बैंक को किसी दूसरे सोर्स से इनकम हो रहा है, वह आपका शेड्यूल 14 में जाएगा, शेड्यूल 14 में जाएगा। चलिए यहां देखिएगा, 14 में आपका कमीशन रिसीव्ड, बैंक ने कमीशन रिसीव किया, भाई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इनकम हो रहा है, तो यह 14 में चला जाएगा, 14 में चला गया। अमाउंट कितना था आपका कमीशन रिसीव का? 16,400। चलिए देखिए यहां पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आपका 14 में और क्या दिया हुआ था, देखिए कहीं पे दिख रहा है शेड्यूलिंग 14, मैंने इसीलिए पहले कैटेगराइज कर रखा था। लॉकर रेंट रिसीव्ड, लॉकर का किराया, बैंक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। लॉकर का काम लोग अपने ज्वेलरी को, अपने सिक्योरिटीज पेपर को, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अच्छे से और सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर में रखते हैं। तो बैंक बोलेगी देखो भाई लॉकर सेफ्टी के लिए दे रहे हैं तो फ्री में दे देंगे नहीं ना, पैसा उसके लिए चार्ज करेंगे, तो वह बैंक का अदर इनकम हो गया। तो लॉकर से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे लॉकर रेंट रिसीव 2,000 दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे हमने देखिए लिखे हैं लॉकर रेंट रिसीव 2,000 है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं और आगे कहीं दे रहा है, फिर कह रहा था ट्रांसफर फी रिसीव 1,400। देखिए बैंक ने मनी ट्रांसफर करा है, क्लियर, फंड को ट्रांसफर किए, तो उन सब में बैंक का भी अदर इनकम होता है जो आपका शेड्यूलिंग 14 में जाएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल 14 में मैंने ट्रांसफर फी भी लिख दिया 1,400। अब आगे देखिए ट्रांसफर फी हो गया, उसके बाद 14 में यहां दिख रहा है सन्ड्री इनकम एंड चार्जेस 3,400। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट होगा सर चार्ज लिखा हुआ है और आपका इनकम भी लिखा हो, तो हम इसको इनकम माने या खर्चा मान ले? देखिए मेरे बच्चे समझिए ध्यान से, क्या होता है ना कि आपका इनकम पहले लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इनकम बैंक ले रहा है, चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर पे, इसके लैंग्वेज के अनुसार से इनकम बैंक ले रहा है और वह चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर से ले, तो यह बैंक के लिए इनकम हो गया, ठीक है। तो शेड्यूल 14 में यहाँ पे लिख दिए 3,400 और टोटल किए तो 23,200 आया शेड्यूल 14। कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं डाउट नहीं लग रहा है, मन अच्छा से पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड होकर के समझ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे शेड्यूल 15 में चलते हैं, ध्यान दीजिए। शेड्यूल 15 आपका ये रहा, कह रहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए सुनिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस जिस तरह से शेड्यूल 13 में बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है ना, 15 में इंटरेस्ट देती है अपने कस्टमर को, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, अलग अलग ड्यूरेशन का डिपॉजिट रहता है, तो बैंक ब्याज देती है जो शेड्यूल 15 में जाएगा। और 15 को मैंने देखिए पहले से छाट के रखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कोई कस्टमर एफडी करवाया, बैंक ने उस पर ब्याज दिया 5,50,000 का, यह आपका शेड्यूल 15 में चला जाएगा। देखिए मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5,50,000 लिखे है ना। चलिए आगे देखते हैं,
उसके बाद कहीं और 15 दिख रहा है, यहां दिख गया सर इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। देखिए किसी कस्टमर ने सेविंग बैंक अकाउंट खोला था, उसका पैसा हमारे पास सेव हो रहा था, तो क्या बोलेंगे, देखो तुमको ब्याज नहीं देंगे, बोलेगा आपके पास पैसा रखे, बैंकिंग रूल है कि हमारा पैसा आपके पास रहता है तो आप ब्याज देते हो, तो बैंक के लिए खर्चा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट दे रही है ना बैंक, तो यह अभी 15 में जाएगा 1,36,000। क्लियर, तो यहां पे आपका 1,36,000 लिख दिया, ठीक है। तो आपका टोटल 6,86,000 आपका शेड्यूल 15 में आ गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए आपका 16 नंबर शेड्यूलिंग में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो भी खर्चा रहेगा वह आपका शेड्यूल 16 में जाएगा। देखिए 16 को कहां कहां छाटे हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस 1,08,000 है ना। सैलरी या किसी प्रकार का कोई अलाउंस, अलाउंस क्या होता है, देखिए हाउस रेंट अलाउंस, मोटर व्हीकल अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मतलब अलाउंसेस का मतलब होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको किसी अदर बेनिफिट के लिए पैसा दिया जाता है, जैसे रेंट के लिए आपको पैसा मिल गया, बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा मिल गया, दैट इज अलाउंसेस, दैट इज अलाउंसेस, तो वह आपका खर्चा हो गया, एक प्रकार का क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस। आप वेयर कर रहे हो, बैंक क्या कर रहा है, अपने कर्मचारियों को दे रहा है, दे रहा है ना, कैसे दे रहा है, देखिए वर्मा जी आप मैनेजर है ना, आपके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, अच्छा मिश्रा जी आपके बच्चे को देखिए हॉस्टल अलाउंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलाउंसेस बैंक के लिए खर्चा है जो अपने कर्मचारियों को देती है। तो यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस 1,08,000, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका हो गया रेंट एंड टैक्सेस 36,000 है ना, क्लियर, मैंने वो भी लिखा है, क्लियर। उसके बाद आपका डायरेक्टर फी, ऑडिटर फी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्रीमाइसेस। देखिए यहां तक जो जो लिखा हुआ था आपका सबको मैंने पहले छाट लिया, और जो भी खर्चा था 16 में मैंने कैटेगराइज करके लिख दिया, क्लियर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है बच्चा प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये टॉपिक में डाउट हो गया, प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, बताऊंगा। यहाँ पे टोटल किए हमने शेड्यूल 16 को, तो 1,71,000 आ गया, 1,71,000, क्लियर। हमारा 13 बन गया, 14 शेड्यूल बन गया, 15 बन गया, 16 बन गया, सर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना था, बनाना था ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट ऐसा रहेगा बच्चे, ठीक है, आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था वैसा फॉर्मेट बनाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे आपका एक हेड यहाँ रहेगा लिखा हुआ, सीरियल नंबर और ईयर जो आपकी बुक में मेंशन रहेगा। पहला हेड होता है इनकम का, मतलब कहां कहां से आ रही बैंक को इनकम, तो इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम था, 13 और 14 शेड्यूलिंग नंबर था, 13 से 16,48,000 आ रहा था, 14 से 23,200 आ रहा था। टोटल इनकम बैंक का बात करें तो 16,71,200 रुपया हो रहा था, क्लियर। अब शेड्यूल यहाँ पे 2 नंबर जो रहता है शेड्यूल आपका, बात करें एक्सपेंडिचर का, सीरियल नंबर 2 एक्सपेंडिचर का रहता है, और एक्सपेंडिचर में बैंक दो जगह खर्चा कर रहा था उस हेड में, इंटरेस्ट एक्सपेंड, क्लियर, 15 का था 6,86,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैंक कर रहा था 16 का शेड्यूलिंग है 1,71,000, क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन या किसी प्रकार से कोई कंटिजेंसीज दिया हुआ रहेगा तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा वाले हेड में, कौन से हेड में, खर्चा वाले हेड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, देखिए रिबेट को मैंने पहले ही माइनस किया था, ए नंबर को, बैड डेप्ट आपका दिया हुआ है 80,000, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3 लाख का था, जिसे मैंने प्रोविजन वाले हेड में रखा, 3,80,000 लिख दिया, बैड डेप्ट 80,000 था, इनकम टैक्स था, प्रोविजन 3 लाख का, तो टोटल खर्चा जो है वह बैंक का 12,37,000, 12,37,000 का है, क्लियर।
अब आपका बात करें थर्ड आपका होता है सीरियल नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो टोटल प्रॉफिट 4,34,200 आ गया, 4,34,200 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 4,34,200। अब देखिए एप्रोप्रिएशन फोर्स रखेंगे सीरियल नंबर में। एप्रोप्रिएशन में है आपका कुछ अदर एक्सपेंस, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई रिजर्व फंड क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रूल है आपका, बैंकिंग कंपनी का रूल है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% करेंट ईयर के प्रॉफिट का ट्रांसफर होता है। ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट होगा ना उसका 25% प्रॉफिट एसआर में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे 4,34,200 का 25% 1,08,550 ट्रांसफर कर दिए। क्लियर। अब टोटल में से 4,34,200 में से जो रिमेनिंग 1,08,550 घटा के बच गया वह ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हो जाएगा। क्लियर। यहां तक आपका प्रैक्टिकल लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व हो गया। आपकी समझ में आ गया। और प्लीज वीडियो कैसा बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट है बच्चे कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में पक्का मेंशन कीजिए वीडियो कैसा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। क्लियर। चलते हैं लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आज 3 भी खत्म करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ गए, चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 में चलते हैं। देखिए यहाँ भी पहले से मैंने सारा नोट डाउन करके रख दिया है कि कौन सा शेड्यूलिंग 13 में जाएगा, 15 में जाएगा, 14 में जाएगा, 16 में जाएगा। इससे बनाने में आपको आसानी होगी, आपको बार बार चेक करके कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा यार। ठीक है। चलिए देखिए यह आपका कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड का है। क्लियर। और इसमें इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ, देखिए प्रोविजन फॉर लॉस एंड सिक्योरिटी 50,000, टैक्सेशन के लिए 1 लाख दिया हुआ और बैड डेट के लिए 51,000, मतलब ये प्रोविजन आपके दिए हुए हैं। रिबेट ऊपर में दिया हुआ है आपका 31,100 का। क्लियर। अब देखा इंटरेस्ट अर्न, यह आपका 13 में जाएगा, मैंने लिख भी रखा है, अमाउंट आपका दिया हुआ है। चलिए देखिए तो इंटरेस्ट अर्न, फिर आपका 13 में आगे यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है ना, डिस्काउंट रिसिप्टेड यहाँ दिया हुआ है 60, 10, 111 है ना लिखा हुआ। मतलब यह दो टर्म, एक इंटरेस्ट रिसीव और दूसरा यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मतलब शायद छूट गया है। डिस्काउंट रिसिप्ट 60, 10, 111, यह दोनों आपके जाएंगे शेड्यूल 13 में, मैंने लिख दिया। और रिबेट को माइनस कर दिया, 31,100 का रिबेट था, मैंने माइनस कर दिया। जो अमाउंट आया वह टोटल आपका शेड्यूल 13 का हो गया। ठीक है। जो अमाउंट आया आपका शेड्यूल 13 का हो गया। क्लियर। यहां तक आपका शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न कंप्लीट हो गया। चलिए शेड्यूल 14 में चलते, अदर इनकम। बैंक को अदर इनकम कहां कहां से हो रहा है। ठीक है। यहां देखिए आपके क्वेश्चन में कमीशन रिसीव्ड है 22,27,344 का, मैंने लिखा है। ब्रोकरेज क्रेडिट में दिया, मतलब ब्रोकरेज रिसीव कर रहा है 3-292 है ना लिखा हुआ, देखिए मैंने वैसे ही लिखा है। रेंट क्रेडिट दिया हुआ था, मैंने वो भी लिखा। मिसलेनियस रिसिप्ट लिखे। क्लियर। अब देखिए यहां तक सारा 14 का जहां जहां इनकम था मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है। मिसलेनियस रिसिप्ट तक था, यहां तक था। लेकिन आपके एक चीज दिया हुआ था कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहाँ पे लॉस ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट होता है 1,02,254 रुपया का। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बच्चा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स में से लॉस को माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रहेगा, तो आप 14 का टोटल सम को लिखने के बाद लास्ट में लॉस को माइनस कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। देखिए यहाँ पे मैंने सारे इनकम को लिख दिया, फिर लास्ट में लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट था आपका 1,02,254,
मैंने उसको माइनस कर दिया, और इतना करने के बाद शेड्यूल 14 अदर इनकम टोटल हमारा आ गया 28,47,060। क्लियर? यहां तक शेड्यूल 14 आपका क्लियर हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 का। बच्चा हेल्पफुल अगर आपको लगता है हमारा वीडियो, लग रहा है क्या चीज की नहीं, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ रही है आपकी, प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें, फ्रेंड को रिकमेंड करें, कमेंट में पक्का मेंशन करें, इससे हमें पता चलेगी कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेड्यूल नंबर 15 में ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंड, बैंक जहां जहां पे इंटरेस्ट खर्च कर रहा है, बैंक जहां जहां पे इंटरेस्ट खर्च कर रहा है, यहां पे आपके क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था 15 इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग, बैंक ने किसी से उधार लिया था, अब उसका ब्याज चुकाना है, तो ब्याज इंटरेस्ट पेड आउट कर रहा है। और क्या पढ़ाए थे कि बच्चा जब इंटरेस्ट को पेड करेगा तो शेड्यूल 15 में जाएगा, तो यहाँ पे यह 15 में चला गया। और 15 में आपका देखिए और कोई एक्सपेंस 15 में दिख रहा है ऊपर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, कस्टमर पैसा डिपॉजिट किए थे उस पे हमें इंटरेस्ट पेड आउट कर रहे हैं, तो यह दोनों आपका शेड्यूल 15 में गया, और यहाँ पे 82,75,705 टोटल हो गया। क्लियर? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं शेड्यूल 16, खर्चा बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इसमें से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है। देखिए इधर यहाँ पे आपका सैलरी ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ था वो लिखे, अलाउंसेस लिखा हुआ था एम्प्लॉय का, मैंने वो लिखा, रेंट पेड लिखे, लाइटिंग लिखे, इंश्योरेंस लिखे, लीगल एक्सपेंस लिखे, ऑडिट फी लिखा हुआ था, ऑडिट फी लिखे। क्लियर? उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था, मैंने वो मेंशन किया, रिपेयर लिखा, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ था वो मैंने लिखा, और फिर अदर एक्सपेंस आपका एक टैक्स दिया हुआ था मैंने वो भी लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल खर्च हमने लिख दिया। क्लियर? सारा खर्च लिखने के बाद 67,26,336 आया। क्लियर? यह सारा मैंने मेंशन किया, और देखिए क्वेश्चन भी मैंने 16 लिखा हुआ था ना यहाँ पे। क्लियर? तो 60 पहले कैटेगराइज कर दिया हूं ताकि बाद में बार बार ढूंढना ना पड़े। तो 16 भी कंप्लीट, 13 आपको समझ में आ गया, इसका 14 समझ में आया, 15 समझ में आया, 16 समझ में आ गया। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की ओर चलते, ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जो, यहां आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना दिया, 13 इंटरेस्ट अर्न, पहला वाले में आपका सीरियल नंबर इंटरेस्ट अर्न 13 जितना था मैंने वो लिख दिया, अदर इनकम को मैंने लिखा। क्लियर? यहां से टोटल इनकम बैंक का दिख रहा है, टोटल इनकम मैंने यहां पे कर दिया। फिर खर्चा में 15 का खर्च इंटरेस्ट एक्सपेंड मैंने लिखा। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने लिखा। क्लियर? और यह दोनों के बाद प्रोविजन भी दिया हुआ था, मैंने बताया था ना कि प्रोविजन ऊपर में दिया हुआ है, यहां देखिए प्रोविजन 50,000, 1,00,000 और 51,000, ये 3 प्रोविजन दिया हुआ था, मैंने उन तीनों प्रोविजन को ऐड कर दिया और यहाँ पे प्रोविजन लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनकम में से खर्चा और प्रोविजन को माइनस करने के बाद हम लोग का प्रॉफिट आया आपका 47,13,185, 47,13,185। क्लियर? अब यहाँ पे 25% एसआर में ट्रांसफर किए, और जो बैलेंसिंग बचा वह हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। क्लियर? यहां तक आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 आपका सॉल्व हो गया। पूरा वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से प्रॉपरली राइट डाउन कर करके बनाइए। ठीक है, एकदम अच्छे से, क्लियर? एग्जाम में पूछने वाला चैप्टर है। दूसरा खास बात बच्चे, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड को, और हाँ सब्सक्राइब करने जरूर बोलिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं आपके इस लाइक से। पैसा नहीं लग रहा इसमें, साथ तो दे सकते हैं ना, साथ साथ ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, आपके प्लेलिस्ट में एक नया प्लेलिस्ट बना हुआ है, टूरिस्ट प्लेस। क्या होता है ना, अक्सर लोग सोचते रहते हैं यार पटना में, बिहार में घूमने वाला जगह कौन कौन सा है, हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस में खास खास सारा हिस्टोरिकल प्लेस और अच्छे अच्छे जगह जहां पे आप टूर कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो, वह
आपके वीडियो सारे अपडेटेड है, आप देख सकते हो और फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन के साथ। बाय, धन्यवाद।